डॉक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट की जान बचाना, बट वो कई बार ना चाहते हुए भी पेशेंट लूज कर देते हैं। आपने सुना हो कई बार लोग बोलते हैं कि ना पैसा बचता है ना परिवार। Meet Deepak Kumar, the founder of On Care Cancer Centers, striving to build affordable cancer care solutions in India. Currently having centers at Bengaluru, Delhi and NCR, Deepak is driven to make this a pan-India enterprise which solely keeps patient care at the fore by offering a holistic approach towards all major cancer treatments. Today we'll talk to Deepak about the real challenges faced by cancer patients across the country and what steps On Care is taking to address them. 68% people who have cancer end up dying quite early. So that's why the first thought that comes in the mind is कि मेरे पास कितना time है. People at times don't believe in the entire process. People are looking for that magic bullet. 60 to 70% जो कैंसर्स इंडिया में डिटेक्ट होते हैं वो स्टेज 3 या 4 में होते हैं. स्टेज 1 का सक्सेस रेट अगर 95% प्लस है तो वो स्टेज 3-4 तक काफ़ी कम हो जाता है. वही जब वो लेट स्टेज हो जाता है तो उसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इन सब की ज़रूरत पड़ती है और खर्चा 4-5 गुना हो जाता है. आप लोग को कितना चैलेंजिंग होता है टू गेट द राइट ऑन्कोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड? मेट्रो सिटीज़ में डॉक्टर की कमी नहीं है. हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि वो अच्छा डॉक्टर हमारे साथ कैसे लंबे टाइम तक एसोसिएटेड रहे. हमने आज तक एक भी बार डॉक्टर से ये डिस्कशन नहीं किया कि सर आपके इतने पेशेंट आए तो आपका रेवेन्यू क्या है. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ये चलता है. तो ये जो आपकी जर्नी है इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है आपको? किसी का अगर हमें दिख रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं है किसी भी फैमिली के पास या उनके लव्ड वन के पास, तो वो बताना सबसे मुश्किल काम लगता है. हम चाहते हैं कि हमेशा हम ऐसे ही रहें बिकॉज दैट कीप्स द इमोशन इनसाइड द ट्रीटमेंट अलाइव. वी नेवर वांट टू ओवरकम दिस चैलेंज बिकॉज कई बार आप इसको ओवरकम कर लेते हो ना तो आप मशीन की तरह ऑपरेट करने लग जाते व्हाट डू यू थिंक हेल्प्स देम कैरिंग ऑन? हो. व्हाट केप्ट यू गोइंग? Hi, how are you? I'm fine. You start shooting from From the minute you enter, you don't think of leader at all. Hi Deepak, Hi Chavi. welcome to Candid Confessions with Chavi. Thank you. It's great to be here. Lovely. सबसे पहले तो मैं I just want to applaud you on the wonderful job that you're doing and for the thing that you're trying to build for cancer patients. I know कि as a cancer survivor I know कि मतलब ये एक ऐसी journey है, एक ऐसा challenge है which was the hardest of all the challenges that I've faced in life, and I think what you're trying to build with On Care Cancer Centers is something truly amazing. Thank you. Like it's really a privilege to build for people like who are undergoing this, and I think that's what keeps us going also. That if you're able to help or be with people in this time, in some of the most difficult days of their life, then that's a purposeful enough, I would say, thing to build for. So सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब as per your experience जब किसी को पता चलता है कि उन्हें कैंसर है तो उनका पहला जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? So I think initially a shock hits, and जो पहला reaction होता है कि मेरे पास कितना time है, because that's how people associate cancer with. Like especially in India, 68% people who have cancer end up dying quite early. So that's why the first thought that come in the mind is कि मेरे पास कितना time है. उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, second third level of thought कि मेरे परिवार का क्या होगा, कितना खर्चा लगेगा. But again, this is changing rapidly. स्टिल जो लोग हैं वो 1980s 1990s में जो सक्सेस रेट था उसके हिसाब से देखते हैं. उसका मेन रीज़न ये है कि ज़्यादातर रिलेटिव का जो उन्होंने देखा है, दे हु कुड नॉट सर्वाइव, दे वर ऑफ अ हायर एज. बट फॉर्चुनेटली द मेडिसिन हैज़ मूव फॉरवर्ड अ लॉट, एंड इन नाउ डेज इट्स नॉट द सेम थिंग. जो आज से 20-30 साल पहले था तो अब वो चीज़ बदल रही है. तो कैंसर डज नॉट मीन डेथ इन ऑल द केसेस. आई रिमेंबर जब मुझे पता चला था फर्स्ट टाइम तो मेरा पहला रिएक्शन था कि कुछ गलती हुई होगी. जैसे हिंदी फिल्मों में कभी हम देखते हैं कि रिपोर्ट अदला बदली हो गई और कॉमेडी फिल्म बन गई, तो मुझे लगा कुछ कॉमेडी होगी मेरी लाइफ में भी इस तरह की. बाद में हम इस एपिसोड को याद करके हंसेंगे, कुछ तो गलती हुई होगी. डॉक्टर का मुझे कॉल आएगा 1-2 दिन में एंड ही विल से सॉरी देयर वाज अ मिक्स अप. बट आई थिंक व्हेन आई रियलाइज्ड कि वो चीज़ नहीं होने वाली है, दिस इज़ द रियलिटी, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं जब कोई चीज़ ठान लेती हूँ ना तो करके रहती हूँ. तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये ठान लूँ कि मैं कैंसर क्योर कर दूँगी बिना किसी ट्रीटमेंट के, अपनी डाइट क्लीन करके, स्ट्रेस लेवल्स कम करके, मैं वो कर दूँगी.
But I think the actual reality hits when you understand that cancer is not a joke, and the first thing is that you have to save your life. और ये experiments आप उस time पे नहीं कर सकते हो. सो जो आपने ये बोला, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यू कुड से कॉमन मिस्टेक्स पीपल डू, बिकॉज व्हाट वी हैव सीन स्पेशली पीपल इन यंगर एज, उनको लगता है कि उन्हें नहीं हो सकता, और होता भी है तो ऐसी चीज़ है कि जो हम मानना नहीं चाहते हैं. एंड एज यू राइटली सेड, यू थॉट कि आई विल डू समथिंग एंड फिक्स इट. कुछ लोग इसमें टाइम वेस्ट भी कर देते हैं, बिकॉज व्हेन यू रीड ऑनलाइन यू गेट ऑल काइंड ऑफ कंटेंट. कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि आप कुछ नहीं करेंगे, बस ये करेंगे तो हो जाएगा, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ ईजी. You want to believe that, you go in that rabbit hole, I would say, at times. But this is where we lose a lot of critical time. Can you give me an example of ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा? ये करेंगे, it's like you read stories. Let's say someone, even for people who are well educated, like there will be anecdotal stories, like in Australia, I read somewhere that someone worked on the diet and fixed their cancer. But these are exceptions. Correct. Right, and exceptions, how his body is or how exactly what he was doing, सब कुछ डिटेल में नहीं पता हमें. Correct. But we want to believe those stories because in that those treatments are less intrusive to your body, but उसका कोई प्रमाण नहीं है. बिल्कुल. There is no data backing that, so that is something which I think a lot also has to do with why did you have cancer? क्योंकि ये तो इस सवाल का तो जवाब अभी तक मेडिकल इंडस्ट्री के पास भी है नहीं कि एक्चुअली कैंसर आपको क्यों हुआ. आई मीन कस्टमाइज टू यू, आपकी एज के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से. मतलब एक कंजेक्चर है हमारे पास कि लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, सिगरेट शराब नहीं होनी चाहिए, प्रेगनेंसी सही समय पर होनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि क्यों हुआ है. अगर हमें ये पता हो कि अच्छा मेरा कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने सिगरेट ज़्यादा पी ली, तो मैं सिगरेट छोड़ दूंगी तो कैंसर ठीक हो जाएगा. इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट. अब मैंने अपने केस में जब अपनी जर्नी शेयर करना शुरू की थी, तो मैं डाइट अपनी जब शेयर की तो एक लक्ष्मी तारू करके एक प्लांट, एक लीफ होता है जिसकी मैं चाय पीती थी सुबह. एंड आई वॉज बम्बार्डेड विद मैसेजेस कि ये कहाँ मिलता है. एंड आई रियलाइज कि मेरी पूरी डाइट में दैट इज़ द ओनली थिंग पीपल फाउंड फैसिनेटिंग बिकॉज दैट वॉज द ईजिएस्ट टू डू. correct. अब इसके बाद मैंने नॉनवेज बंद किया, और मैंने कितनी कितनी देर के बाद क्या क्या खाया, दिन में 12 बार मैं छोटी छोटी चीज़ों की, वो सब किसी को इंटरेस्ट नहीं था. उन्हें इंटरेस्ट था कि ये लक्ष्मी तारू के लीव्स कहाँ मिलते हैं, इसको बॉईल करके पीना है, ये पीना है हमें. That's exactly like shortcut. People at times don't believe in the entire process, Yeah. right? People are looking for that magic bullet कि एक कुछ ले लें और सब ठीक हो जाए. But I guess life or anything does not work that way. There's a whole process, but that's why we are human. We are hopeful, we are thinking कि कुछ ऐसा मिल जाए. तो I think that's the reason people do that. But जैसे आप जैसे लोग ही जब आके और बताएंगे कि इफ़ यू विल टेल मोर, पीपल विल लिसन टू द एंटायर जर्नी. आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल. And how do you think is Googling your symptoms or your diagnosis harmful? See, using Google in the right way is important because when we are treating patient, हमने ये देखा है, मतलब ये actual example है कि किसी को डॉक्टर ने बताया कि your treatment has to happen like this. Now if you will Google it, the Google will tell you कि ब्रॉडर तरीके से आपको वो बताएगा. वो आपके एग्जैक्ट उसमें आपका हाइट, वेट, आपका सारा प्रोग्नोसिस डाला हुआ नहीं है, तो आपको ब्रॉडर तरीके से बताता है. उसमें कई लोग उसको पढ़ के कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनका टाइम निकल जाता है. And second is, at times the doctor also does not, from a doctor perspective, like the doctor who has 20-30 years of experience is telling you a treatment, आप वहाँ पे वो मतलब asking that is fine, but saying कि ये तो लिखा है कि ऐसे treatment होगा, that also does not sit well with doctor. बिकॉज द डॉक्टर्स आर लाइक, आप गूगल से इलाज करवा लो. आपने कई डॉक्टर के यहाँ, नॉट ओनली कैंसर डॉक्टर, बाकी डॉक्टरों के यहाँ भी कई बार जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है कि गूगल के इलाज के इतने पैसे, इसके इतने पैसे. तो दैट्स व्हाट डॉक्टर डू, बिकॉज अगेन दे ऑल्सो बहुत, मतलब वाइल गूगल इज़ गुड फॉर प्रिपेयरिंग कि हमें क्या पूछना चाहिए, बट उस पर कॉन्ट्रैक्ट करना कि ऐसे करो वैसे करो, बेटर देन दैट टेक अ सेकेंड और अ थर्ड ओपिनियन, मीट अनदर डॉक्टर, डोंट टेक सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम गूगल. So use Google to figure out the right question. Okay. Go and talk to your doctors. तो ये जो सेकंड ओपिनियन की आप बात कर रहे हैं, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे अंडरस्टैंडिंग में जो मुझे डॉक्टर से पता चला है कि कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी हद तक डिफाइंड होता है कि आपका ये कैंसर है, इस स्टेज पर है, इस ग्रेड पर है, ये आपकी उम्र है, ये आपका जो है जेनेटिक हिस्ट्री है, तो आपका ट्रीटमेंट ये होगा. तो अगर ऐसा है तो सेकंड ओपिनियन का क्या इम्पोर्टेंस होता है? और अगर लेट्स से डॉक्टर सेकंड ओपिनियन में कुछ और कह दे
तो फिर पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, तो कैसे डिसाइड करना चाहिए कि किस डॉक्टर की बात सुनी जाए अब? इसमें जैसे कैंसर एक सीधा इलाज नहीं है, कैंसर में 4-5 टाइप के डॉक्टर्स मिल के आपका ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशली सेकेंड स्टेज या लेट स्टेज में आप में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की नीड है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की नीड है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की नीड है। अब इसमें हो सकता है आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहले जाएं तो वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी लेड ट्रीटमेंट बता दे, रेडिएशन वाले के पास पहले जाएं तो वो रेडिएशन को प्रेफर कर दे। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम हैपन्स जब ये सब आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं। सो यू नीड टू वर्क विथ सेटअप और अ डॉक्टर जहाँ पे ये चारों पांचों इंटरैक्ट करें आपस में, जिसको ट्यूमर बोर्ड बोलते हैं। सो ट्यूमर बोर्ड इज आइडियली द गोल्ड स्टैंडर्ड वेयर ईच ऑफ दीज डॉक्टर्स कम टुगेदर, दे टेल कि मुझे लगता है कि ये सही है, दूसरा बोलता है ये सही है, एंड देन दे रीजन इट बिटवीन देमसेल्फ एंड देन कम एट अ फाइनल प्लान। सो इसका बेस्ट तरीका है ट्यूमर बोर्ड, ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे ये सारे डॉक्टर्स आपस में मिल के आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करें, सो दैट आप ना घूमते रहो। क्योंकि आप सबके पास अलग अलग जाओगे, आपको थोड़ा अलग अलग तरीके से एडवाइस मिलेगा और आप फंस जाओगे। तो दैट इज़ मतलब ट्यूमर बोर्ड इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस। आपने जो एक और क्वेश्चन पूछा था कि ये सारे ट्रीटमेंट बाय द बुक्स होते हैं, तो उसमें डॉक्टर का कितना प्ले है। सो बुक बाय द बुक इट मीन्स कि मेन्यू डिसाइडेड है, बट उस मेन्यू में से आपकी बॉडी के लिए क्या आइटम पिक करना है ये एक डॉक्टर का काम होता है। जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आपने जर्नी देखी है, उसमें अगर किसी को कीमोथेरेपी लगनी है तो उसका वेट क्या है, हाइट क्या है, वेट कैसे मूव हो रहा है, हर कीमो सेशन से पहले ब्लड टेस्ट होता है, उसमें KFT LFT के लेवल्स क्या हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कीमो देना है कि नहीं देना है, या ब्लड साथ में चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। तो ये जो चीज़ें डॉक्टर आपके उस मेन्यू में से आपके लिए पिक करता है, गिवन योर जेनेटिक, योर एज, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, आपका ट्रीटमेंट आगे कैसे चलेगा। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ डॉक्टर। द गाइडलाइंस बेसिकली वो ये इंश्योर करती हैं कि कोई ओवर या अंडर ट्रीट ना रहे। सो दी बोथ गो हैंड इन हैंड। गाइडलाइंस आपको ब्रॉडली पता है कि ये लिमिट है, अब इस लिमिट में कहाँ पे पेशेंट को रखना है वो डॉक्टर अपनी एक्सपर्टीज से डिसाइड करता है। तो डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो आई वॉज रिसर्चिंग ये ही सेम चीज़, तो मैंने ये स्टेटिस्टिक्स पढ़े कि देर इज़ वन ऑन्कोलॉजिस्ट टुडे per 1600 to 2000 cancer patients in India annually, and most of India lives in rural India. 65 to 70% people are in rural India, और oncologists जो हैं वो सारे मेट्रोज में हैं। तो ये इतना बड़ा जो डिवाइड है, इतना बड़ा जो गैप है, इसको कैसे हैंडल किया जाता है? एंड स्पेशली फॉर यू ऑन केयर कैंसर सेंटर्स, आप लोग को कितना चैलेंजिंग होता है टू गेट द राइट ऑन्कोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड? सो लाइक अभी तक हम मेट्रो सिटीज़ में हैं, जैसे आपने बताया मेट्रो सिटीज़ में डॉक्टर की कमी नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि वो अच्छा डॉक्टर हमारे साथ कैसे लंबे टाइम तक एसोसिएटेड रहे। उसमें जो हमारा मॉडल है आज हमारे वो हमें अच्छे डॉक्टर रिटेन करने में काफ़ी मदद करता है। जब हम Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में जाएंगे तो जो आपने चैलेंज बोला है वो आएगा, उसका भी वी हैव टू फिगर आउट कि हाउ टू गेट द और वर्क विद द बेस्ट टैलेंट देयर। बट फॉर नाउ इन मेट्रोज हमारा जो मॉडल है वो डॉक्टर को फ्रीडम देता है, फ्रीडम अपने हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। हम पिछले 2.5-3 साल से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हमने आज तक एक भी बार डॉक्टर से ये डिस्कशन नहीं किया कि सर आपके इतने पेशेंट आए तो आपका रेवेन्यू क्या है, ये सब है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ये चलता है, ये आपको भी पता है, सबके ऊपर रेवेन्यू टारगेट होते हैं। हमारा मॉडल ऐसा है कि हमारा ट्रीटमेंट अपने आप में अफोर्डेबल है, जितने लोगों को हमने ट्रीट किया है वही जाके बताते हैं, क्योंकि कैंसर के पेशेंट में लोगों को पता होता है कि इसका इलाज चल रहा है तो उससे पूछते हैं। तो इस तरीके क्योंकि हमारा मॉडल अफोर्डेबल है तो लोग अपने आप आते हैं, और डॉक्टर पे कभी इस चीज़ का प्रेशर नहीं है कि आप रेवेन्यू ज़्यादा करो। तो जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बड़े अस्पतालों में हमने कई बार देखा कि डॉक्टर को पता है कि पेशेंट के पास पैसे खत्म होने वाले हैं। डॉक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट की जान बचाना, तभी दोनों पेशेंट बचेगा तभी डॉक्टर का भी नाम होगा। बट वो कई बार ना चाहते हुए भी पेशेंट लूज कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई कीमोथेरेपी 50,000 रुपये की लग रही है उतने की लगेगी, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो कई अच्छे डॉक्टर ऐसा फंसा हुआ महसूस करते हैं। पर जब वो ऑन केयर में काम करते हैं तो उनका ये ड्रॉप ऑफ खत्म हो जाता है। जो डॉक्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सही ट्रीटमेंट देना और पेशेंट को पूरा ट्रीट करना, वो हमारे साथ बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो हमारे लिए थोड़ा ईजी है क्योंकि हम डॉक्टर को फुल फ्रीडम के साथ अपने काम करने देते कि आपका जो मेन फोकस है आप उस पे फोकस कीजिए, नॉट ऑन हाउ मच रेवेन्यू जनरेट फॉर मी। तो इसके ऊपर भी मेरे पास एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग स्टेटिस्टिक्स हैं एक्चुअली अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रॉप ऑफ
abandon their treatments. Correct. तो a study was done by a very big cancer hospital and the statistics were कि 90% जो बच्चे आते हैं मुंबई दूर शहरों से टू गेट देयर ट्रीटमेंट डन, उनमें से करीब 20% ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं क्योंकि या तो उनके पास ट्रैवल के एक्सपेंसेस, यहाँ रहने का एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस, प्लस माँ बाप अपना जॉब छोड़ के आते हैं तो इनकम नहीं होती, लोकल कोई सपोर्ट नहीं होता, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लगता है कैंसर इज इनक्योरेबल। Correct. तो इनक्योरेबल है उसके लिए हम पैसा क्यों खर्चे वाला एटीट्यूड हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि जहाँ पर इन लोगों को सपोर्ट मिलता है, थोड़ा बहुत पैसे का सपोर्ट या लोकल सपोर्ट कुछ अगर मिलता है, तो ये ड्रॉप ऑफ रेट जो है ये 20% से सीधा 2% तक डिक्लाइन भी हो जाता है। Correct. सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अनअफोर्डेबल तो है, तो हॉस्पिटल्स जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं वो नहीं उसको अफोर्डेबल बना पा रहे हैं, तो ऑन केयर कैसे उसे अफोर्डेबल बना पा रहा है? मतलब हमारा जो मॉडल है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम इसको अफोर्डेबल बनाएं। पहला कि हम बड़े 200-500 बेड के हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग हॉस्पिटलों में जो आज के दिन में कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं वहाँ जाके अपने सेंटर खोलते हैं। इससे हमारा इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होता है, केपेक्स जिसको बोलते हैं, वो कम रहता है। हम 1 से 2 फ्लोर ऑपरेट करते हैं तो हमारा ओपेक्स कम रहता है। अब इन दोनों चीज़ों से जो भी फ़ायदा होता है वो हम पेशेंट को पास ऑन करते हैं। और एक दूसरी चीज़ है, ये थोड़ा हार्ड फैक्ट है कि कैंसर का अगर आप देखोगे तो कैंसर का ट्रीटमेंट ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटलों में सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला ट्रीटमेंट है। रियली 50% टाइप तक के मार्जिन का ट्रीटमेंट है कैंसर, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी है तो एक चीज़ का नंबर बाहर नहीं आता है, बट जितना हमने पढ़ा है। अब हमारी सोच ये है कि अगर ये इतना लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है तो हम 50% का ही क्यों बनाएं, हम 20% पे भी जहाँ पे एज अ बिजनेस हम सरवाइव भी कर पाएँ और मासेस के लिए हम बना पाएँ। तो दूसरी चीज़ वो है कि हम चाहते हैं कि हमें वैसा वो नहीं चाहिए जब देश में इस चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हम इसको सही प्राइस पे करके ताकि बिजनेस भी सस्टेन हो पाए, क्योंकि आप एक मतलब बोथ हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। तो हम एक तो कम मार्जिन का बनाते हैं, दूसरा कि हमारा जो मॉडल है उसके वजह से प्राइस कम रखते हैं हम, हमारा केपेक्स ओपेक्स कम है। ये बताइए कि ये जो बहुत ही अच्छा ये थॉट है जो आपने अभी कहा, मैं अग्री करती हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि बस आप प्रॉफिट ही कमा रहे हैं और सामने वाले का कोई सेंसिटिविटी भी नहीं है। तो ये बताइए कि ये जो थॉट है ऑन केयर कैंसर सेंटर शुरू करने का, ये थॉट आपको कहाँ से आया? ऑन केयर शुरू करने से पहले हम लोग, जो मेरा को फाउंडर है और उसके भाई के साथ काम करते थे, वो एक कैंसर सर्जन हैं। तो वो उनका एक 70 बेड का हॉस्पिटल चलाते हैं वो रांची में। तो उससे पहले वो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करते थे। तो जब वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करते थे तो जो इलाज वो 100 रुपये का करते थे, वो सेम इलाज अपने इस हॉस्पिटल में वो 60 रुपये का करते थे। तो हमें दिखा कि इस टाइप के हॉस्पिटल में 30-40% से खर्चा कम हो रहा है। फिर उस दौरान हमने करीब 1000 से ऊपर पेशेंटों से बात करी, जो कुछ चीज़ें निकल के आई। पहला था कि मैं 3-4 जगह घूमा, मुझे कहीं अच्छे से समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। पेशेंट पैसे तो खर्च कर रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, पर कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरा कि मैंने जब शुरू किया था मुझे बोला गया था कि 2 लाख 4 लाख में हो जाएगा, मेरे 10 लाख लग चुके हैं, मुझे नहीं पता आगे कितने और लगते जाएंगे। तीसरा कि एक तो वो इस मुश्किल उससे जा रहा है, पर उसको ये भी नहीं पता कि ट्रीटमेंट में उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या सर्वाइवल रेट है या क्या है। एट टाइम्स क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। उसका रीज़न ये भी है कि कई बार पेशेंट भी वो सवाल नहीं पूछ पाता है, पर उसके जिम्मेदार भी एक तरीके से अस्पताल ही है, क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट देना है जहाँ वो सवाल पूछ पाए। क्योंकि जो इस चीज़ से जूझ रहा है उसके पास वो फोरम होना चाहिए। तो ये सारी जब हमने दिक्कतें देखी तो हमें लगा कि हम जो इनके भाई चला रहे हैं 70 बेड के हॉस्पिटल में, अगर हम सेम टाइप की चीज़ कैपिटल एफिशिएंट वे में मासेस के लिए बना पाएँ तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा पिछले आपने बताया कि 80% लोग करीब इसमें फाइनेंशियल, मतलब एक ये डेटा है कि 80% लोगों के लिए कमर तोड़ देने वाला खर्चा है। तो जब हमने ये देखा, हमने उनसे बात किया, हमें लगा कि अगर हम ये 30-40% से कम करके अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएँ तो इसमें हमें दोनों चीज़ देखी। एक तो अच्छा काम है जिसमें आपको मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड ऑफ द डे कि आप ये कर रहे हो, और दूसरा अपॉर्चुनिटी है। मैं तो बाकी लोगों से भी ये अपील करूंगा कि अगर आप भी अपने अपने रीजन में ये बना सकते हैं, ऐसा तो करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की देश को ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अभी आपने एक बात कही थी कि लोग आते हैं, इधर-उधर भागते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एंड आई टोटली अग्री, बिकॉज़ ऑप्शंस हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है, कुछ स्ट्रीमलाइन्ड नहीं होता है वो प्रोसेस। तो टेल मी कि ऑन केयर कैंसर सेंटर में जब कोई आता है तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है, और ये जो कन्फ्यूजन होती है इसको आप कैसे टैकल करते हैं?
तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, पहला है कि पहले कोई भी पेशेंट आने से पहले एक बार कॉल करता है, क्योंकि आप कहीं भी जब इतने कंफ्यूज रहते हो, आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। आप ज़्यादातर अस्पतालों में कॉल करोगे, आप बोलोगे आपको कुछ भी समझना है, वो बोलेंगे सीधा आप काउंटर पे आओ फिर हम बात करेंगे। ज़्यादातर अस्पतालों का ये नियम है, स्पेशली जब पेशेंट पहली बार आ रहा होता है। हमारे पास कोई भी पेशेंट पहली बार आता है, कुछ भी कॉल करता है, तो उसका जो पहला डाउट है कि खर्चा क्या होगा, अगर उसका ट्रीटमेंट प्लान है तो हम वो बता देते हैं, डॉक्टर क्या है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन हम उसको पहले से दे सकते हैं जो मेडिकल ना हो, बिकॉज मेडिकल चीज़ तो डॉक्टर ही बता सकता जैसे है। कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन? जैसे कि मान लीजिए किसी के पास किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ फॉर एग्जांपल, अब उसको आया कि मुझे सेकंड स्टेज है, मेरा क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, तो उस केस में जैसे या तो उसके पास कोई पहचान का आदमी हो जिसने जर्नी देखी हो, उससे अगर वो पूछता है तो जैसे वो जो उसका फ्रेंड बताता है कि आपका अगर अर्ली स्टेज है तो सर्जरी होगी, लेट स्टेज है तो कीमो के ज़्यादा चांसेस है, तो वो जो फ्रेंडली इन्फॉर्मेशन या गूगल पे इन्फॉर्मेशन जो आप खुद से नहीं सिंथेसाइज कर पाते हो, वो सेम इन्फॉर्मेशन हमारा जो केयर कोऑर्डिनेटर है वो आपको फ्रेंडली एडवाइस देता है। वो बंदा है जिसने जर्नी काफ़ी देख रखी है, तो उससे आपको एक लेवल पे शांति मिलती है, आपको लगता है कि ठीक है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर जब आप कंसल्टेशन में आते हो तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं, हमारा एवरेज कंसल्टेशन टाइम करीब 30 मिनट है। क्योंकि हम ज़्यादातर जैसे हम कोई भी सेंटर स्टार्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि ऐसे डॉक्टरों के साथ काम करें जो पेशेंट को वो स्पेस दे क्वेश्चन पूछने का, कंफर्टेबल करने का। तो वो कंसल्टेशन होती है, उसके बाद आती है फाइनेंशियल काउंसलिंग, जहां हम कोशिश करते हैं कि जितने दूर तक की जर्नी हमें दिख रही है आज के दिन में, उसका खर्चा हम बता पाएँ, हम उसको बता देते हैं ताकि पेशेंट प्रिपेयर्ड रहे। कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि लेट स्टेज केस आया है, हमें दिख रहा है कि पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है, वहाँ सच बताते हैं कि देखिए 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, आप डिसाइड कीजिए। हम ये नहीं बोलते हैं ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि डॉक्टर को कंसल्टेंट बुलाते हैं, उनका काम कंसल्ट करना है, वो आंसर नहीं देते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स ये इंश्योर करते हैं कि हम वो ऑप्शन दें और पेशेंट को जो उसमें से सब चीज़ मिला के बेस्ट लगता है वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। बिकॉज कैंसर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी की। आपने सुना हो कई बार लोग बोलते हैं कि ना पैसा बचता है ना परिवार। ये एक बहुत स्ट्रांग लाइन हमने कैंसर पेशेंट से सुनी, तो हमें देखा इसमें अगर हम बस उसको सारा बता पाएँ, मान लीजिए किसी के पास 1 साल ही है, अगर उसको ये पता है, पेशेंट को पता है, उसके रिलेटिव को पता है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, विच कीप्स देम एट यू कुड से सेटिस्फैक्शन कि ठीक है जो है पर मुझे पता है। तो दिस इज वी फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा सच पता होना, एंड वी इंश्योर वी टेल दिस। और ये बताइए कि डायग्नोसिस से पहले भी कोई आ सकता है कैंसर केयर ऑन केयर में? तो हमारे पास करीब 20% पेशेंट आते हैं जिनको जो मैं बोलूँगा कि अच्छे लोग हैं, जिनको जो खुद से प्रोएक्टिव हैं, जो कहीं भी कोई गांठ दिखी, नॉन हीलिंग अल्सर दिखा, अब वो तो वेल इन्फॉर्म्ड पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि इसमें चांसेस है कि वो कैंसर हो सकता है। तो 20% पेशेंट जो हर महीने हमारे पास आते हैं वो स्क्रीनिंग वाले आते हैं, एंड वी फील कि 3-4 ऐसे सिम्टम्स हैं, उसमें आपको प्रोएक्टिवली अगर आप स्क्रीनिंग करवाओगे तो इट डिसाइड्स, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, टाइम पे स्क्रीन होना। तो आते हैं हमारे पास वैसे लोग। तो वो स्क्रीनिंग भी वहीं हो जाती है और यू रेफर देम टू सम प्लेस? नहीं, स्क्रीनिंग भी वही डॉक्टर करते हैं जो इलाज करते हैं। ओके। और ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स 60 to 70% जो कैंसर्स इंडिया में डिटेक्ट होते हैं वो स्टेज 3 या 4 में होते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है जल्दी डिटेक्ट होना, और लेट डिटेक्शन के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी? तो यहाँ मैं एक जो फीमेल में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, उसका एग्जांपल लूँगा। जैसे इंडिया में 10 से 15% केसेस ही ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज 1 या स्टेज 0 में डिटेक्ट होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये नंबर करीब 50 से 60% के बीच में है। स्टेज 1 का सक्सेस रेट अगर 95% प्लस है तो वो स्टेज 3-4 तक काफ़ी कम हो जाता है। तो ये है आपका सक्सेस रेट का हिसाब बेसिस द स्टेज। सेकंड, अगर कोई अर्ली स्टेज है उसमें केवल सर्जरी से कई बार ट्रीटमेंट हो सकता है, वही जब वो लेट स्टेज हो जाता है तो उसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इन सब की ज़रूरत पड़ती है और खर्चा 4-5 गुना हो जाता है। तो दोनों चीज़ों का लॉस है, खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। प्लस आई थिंक फिजिकल टोल भी जो बॉडी झेलती है वो भी उतना बढ़ जाता है, तो जनरली आपका रिकवरी टाइम भी उतना बढ़ जाता होगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अगर कीमो लगता है तो आपको कीमो के साइड इफेक्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे मुझे लगता है दैट आई वाज डिटेक्टेड इन स्टेज 1, तो भी एकदम नॉर्मल सी लाइफ आ जाए होते होते 1 साल तो लग ही गया।
मतलब बाल वाल गिरने जो थोड़े नॉर्मल हुए, उसके बाद फिजिकली जो नॉर्मल हुआ, सर्जरी के इफेक्ट्स जो हैं वो बॉडी स्टार्टेड फीलिंग नॉर्मल. इट टुक मी अ गुड 1 year टू फील एब्सोल्युटली नॉर्मल. इनफैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत, मतलब 4 साल हो गए हैं, थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं ये चीज़ रह गई है अभी भी. एक चीज़ मुझे बताइए कि जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, अ, कोई ऐसी हिडन कॉस्ट होती हैं जो शुरुआत में ऐसा होता है कि ये नहीं दिखी हमें लेकिन ये हो सकती हैं बाद में? तो ज़्यादातर जब पेशेंट एक हॉस्पिटल में जाता है, जब उससे वो मतलब वो हॉस्पिटल से पूछता है कई बार कि मेरा क्या खर्चा आएगा बताइए, तो उसमें उसको जो मेन ट्रीटमेंट होता है या मेन सर्जरी है उसका खर्चा बताया गया. ओके. उसके साथ जो आगे पीछे जो खर्चा होते रहना है वो पेशेंट को जनरली नहीं बताया जाता और वो पता भी नहीं चलता है. जैसे कि? जैसे कि ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले टेस्ट रीटेस्ट आप 2-3 जगह ओपिनियन लेने जा रहे हैं, तो कोई अस्पताल बोलेगा मुझे अपनी रिपोर्ट फिर से करवानी है, वो सेम टेस्ट को 2 बार 3 बार कराने का खर्चा. फिर आप जब एक बार करा लेते हैं जो मेन ट्रीटमेंट है, उसके बाद आपको दोबारा से टेस्ट करवाना है, स्कैन करवाना है. बहुत सारे केसेस में पेशेंट को कोई ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है तो उसका आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है. तो ये खर्चे मतलब ये सारा जोड़ के अगर मेन खर्चा 50 रुपये है तो बाकी 50 रुपये ये खर्चा भी लगभग आ ही जाता है. इमरजेंसी एडमिशन, टेस्ट, दवाइयाँ, और इसमें से बहुत सारा जो आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल है वो कवर्ड भी नहीं होता है, जैसे टेस्ट, दवाइयाँ, ये सब इंश्योरेंस राइट. में कवर भी नहीं होता है. तो ऐसा भी होता है कभी कि इनिशियली ट्रीटमेंट शुरू हुआ उस टाइम लग रहा है कि समझो 4 साइकिल्स लगेंगे कीमो के, लेकिन 5 लग गए, 6 लग गए? तो जो अर्ली स्टेज में जहाँ पहले से डिफाइंड है वहाँ जनरली ऐसा नहीं होता है, बट क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर केसेस लेट स्टेज के आते हैं जिसमें कि आपका नंबर ऑफ साइकिल्स बदल सकते हैं. कि अगर आपका पूरा क्यूरेटिव इंटेंट या पैलिएटिव इंटेंट का इलाज चल रहा है तो उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स बेसिस की आपका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है वो आगे पीछे हो जाता है. कोई ऐसी केस स्टडी बता सकते हैं जो आपको याद है किसी ऐसी पेशेंट की मतलब जिसकी कुछ अलग जर्नी रही हो? जिसकी कुछ अलग जर्नी रही हो. मतलब समथिंग दैट यू रिमेंबर हम्म. एज सिंस द टाइम यू स्टार्टेड ऑन केयर. तो जैसे स्टार्टिंग में जो केयर कोऑर्डिनेटर वाला काम है हम ही लोग करते थे, तो ज़्यादातर पेशेंटों से हम बात करते थे. एक पेशेंट आए थे, पहले पेशेंट, वो उन्होंने हमसे आधा इलाज ही करवाया था. वो वाराणसी के रहने वाले थे, उन्होंने बाकी का इलाज वहाँ करवाया. पर वो इलाज शुरू करने से पहले उनकी स्थिति ये थी कि पेशेंट काफ़ी कमज़ोर थे और उन्होंने मेंटली गिव अप मार दिया था कि अब तो कुछ नहीं होगा. वो 2-3 हॉस्पिटलों में गए, उनको वो बात करके वो आप बोल दो प्रोत्साहना नहीं मिली कि आप इस जर्नी में शुरू तो करो. हमारे पास आए वो, हमारे पास उनका इम्यूनोथेरेपी से इलाज शुरू हुआ. उन्होंने हमसे 3 सेशन लिए. फिर वो वाराणसी के रहने वाले थे, जो उनकी बॉडी थोड़ी बेटर हुई तो वापस वहाँ गए, टीएमसी वाराणसी में आगे इलाज करवाया. फिर 1 साइकिल के बाद वहाँ से उनका कॉल आया कि आप आज मेरे पापा, उनके बेटे का कॉल आया कि आज मेरे पापा गार्डन में वॉक करने जा रहे हैं, और जब मैं आपके पास आया था मेरी कंडीशन ये थी कि मैं इलाज करवाऊँ भी या ना करवाऊँ, बट आज जो आपने इलाज शुरू करवाया, जो आपने ट्रीटमेंट बताया आपके डॉक्टर ने, उसके से आज मैं अपने पापा के साथ गार्डन में वॉक कर पा रहा हूँ, वो बेटर होते जा रहे हैं. तो दी स्टोरीज एक्चुअली हेल्प यू लिव थ्रू द डे मच बेटर, स्पेशली जब आप कैंसर का इलाज करते हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कैंसर में इंडिया में आज भी 65% लोग नहीं बचते हैं. तो आपका जब आपके साथ ये स्टोरीज होती हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप पे मेंटल टोल आता है, बट व्हेन यू सी दी स्टोरीज दीज हेल्प यू अ लॉट इन द हाउ जर्नी. ब्यूटीफुल. ये बताइए कि जब आप ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जिन्हें पता चलता है कि हमारे साथ ये हुआ है, व्हाट डू यू थिंक हेल्प्स देम कैरिंग ऑन? I think someone to talk to is very very important, बिकॉज हम इंडियन लोग ना उतना शेयर नहीं करते हैं, हम अंदर रख के चलते रहते हैं. कोई बात करे, कोई उनको वो खुद से प्यार करना सिखाए, लाइफ को ऐसे खुद से जीना सिखाए. एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कैंसर जर्नी, बिकॉज आदमी जब खुद पे गिव अप मार देता है ना, तो उसमें वो बात करके सुनने का, क्योंकि कैंसर में ना आपने देखा है जर्नी, ये जो मेंटल स्टेट होता है खुद को कैरी करने का, दैट ऑल्सो ड्राइव्स अ लॉट ऑफ टाइम द आउटकम्स. आप मेंटली कितना रिजिलियंट हैं आप, तो उस पर आपको जो इलाज दिया जा रहा है आप उसको झेल पाते हैं. तो वो बात करके वो उसको सपोर्ट ग्रुप देना आई फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इलाज तो चल रहा है, पर एक बार जैसे आपने डिसाइड किया था कि आपको 1 साल में मतलब आपको जल्दी से जल्दी ठीक होना है, तो जब पेशेंट इस मेंटल स्टेट में रहता है ना, वो कई बार बेटर जर्नी को मतलब पूरा कर पाता है. तो उसको वो कंफर्ट देना, उसको वो स्पेस देना जहाँ पे, या उसको उसके लिए मोटिवेट करना. And do you think it also helps them when they hear about other people?
डेफिनेटली, मतलब अभी जैसे हम लोग ऑनलाइन में आपको बताऊं तो कई ऐसे नाम हैं एक्टर एक्ट्रेसेस के जो लोग सर्च करते रहते हैं। मतलब XYZ नाम, फिर कैंसर, ये इनका कैंसर का जर्नी कैसा था, बिकॉज पीपल लुक फॉर इंस्पिरेशन। मतलब वो इंस्पिरेशन, उनकी जर्नी देख के उनको अच्छा लगता है कि अच्छा इन्होंने हरा दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत एक्टरों की लिस्ट है जो लोग डालते हैं उनके नाम के आगे कैंसर लिख के, ताकि वो उनकी जर्नी पढ़ें, उनको मोटिवेशन मिले, बिकॉज व्हेन यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड यू आर लुकिंग फॉर मोटिवेशन। एंड दैट्स वाई पीपल हु हैव सीन दिस जर्नी, उनको अपनी स्टोरीज डालनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, ताकि कोई कहीं पढ़ के अगर उससे एक आदमी भी अपने आप को कैरी कर पा रहा है इस जर्नी में, दैट्स रियली हेल्पफुल। डू यू ऑल्सो शेयर द जर्नी ऑफ पेशेंट्स? मतलब आपके प्लेटफॉर्म पे भी कुछ आप ऐसा करते हैं कि बताएं लोगों को कि कितने लोग बचे हैं ट्रीटमेंट करके, कौन से स्टेज से, और समथिंग लाइक दैट? तो हमारे पेशेंट्स की हम जर्नी डालते हैं। जो कोई भी पेशेंट जब हमसे इलाज करवा लेता है, हम उनसे जाके उनकी जर्नी पूछते हैं और फिर उनके ही आवाज़ में वो जर्नी डालते हैं। बिकॉज नथिंग इज़ लाइक, अगर मैं बोलूँगा तो उतना सही नहीं लगेगा, पर जिसने वो जर्नी देखी है खुद से और जो वो अपनी जर्नी खुद बताता है, दैट इज़ मच मोर इंस्पिरेशनल एंड वी चूज़ दैट। हम अपने पेशेंटों की जर्नी उनके या उनके अटेंडेंट द्वारा जो बोली गई जर्नी है वो अपने प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। कई पेशेंट ऐसे आए कि मैंने उनकी स्टोरी देखी, उनकी ये दिक्कतें थी, उसके बाद मैंने उनकी स्टोरी देख के मैं आया आपके पास इलाज करने के लिए। तो हम ये काम रेगुलरली करते हैं और इसमें जिसका इलाज हो गया है ना, उसको भी उसको हम बताते हैं कि हम आपकी स्टोरी यहाँ डालेंगे, तो उसको ही वैल्यूड फील होता है कि एक तो होता है आपको वो रिकवर करना, दूसरा मेंटली भी आप कैंसर पेशेंट कई बार उसमें रहता है कि मैं तो मेरे वैसे इस पे ये गया उस पे ये गया, और हम बताते हैं आपकी स्टोरी से 2 लोग और सुन के वो होंगे, तो दिस इज़ गुड फॉर दैट पेशेंट कि उसको एक वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, दूसरा कोई उसकी जर्नी देख के सीख रहा है। इट हेल्प्स बोथ वेज। एंड टेल मी, हाउ इम्पोर्टेंट इज द केयर गिवर फॉर द पेशेंट? और केयर गिवर की खुद की भी कोई जर्नी होती है आपके एक्सपीरियंस में? केयर गिवर की जर्नी मेरे हिसाब से और उतनी ही कठिन होती है एकदम, मतलब अगर मैं ज़्यादा कम नहीं बोलूँ तो, क्योंकि केयर गिवर को मतलब वो एक इमोशन चल रहा होता है। केयर गिवर हर चीज़ करना चाहता है। जैसे कई बार हमारे पास ना ऐसे कॉल आते हैं कि पेशेंट लेट स्टेज पे है, कुछ नहीं कर पा रहा है, केयर गिवर 4 जगह कॉल करके वो मैजिक वाली दवाई ढूंढने में लगा है या वो लगा है। तो एक तो पेशेंट तो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, पर केयर गिवर भी उतना ही परेशान रहता है, क्योंकि उस पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हमें ये लगता है कि अगर मेरे परिवार में किसी को कुछ हो रहा है तो मैं ठीक नहीं कर पाया, तो कई बार केयर गिवर भी गिल्ट में चला जाता है। आपने स्टोरी सुनी होगी कि मैं अपने पापा को, मम्मी को, बहन को, बेटी को नहीं बचा पाया, तो उन पर भी वो उतना ही इमोशनल स्ट्रेस रहता है। ज़्यादा इसलिए रहता है कि जब लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है, पेशेंट नहीं रहता है, तो वो तो उसके साथ जीता है, वो उस फीलिंग के साथ जीता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तो उनकी जर्नी भी उतनी ही स्ट्रांग रहती है, उनको भी सपोर्ट देना उतना ही ज़रूरी है। कई बार लोग काम वाम छोड़ के इसी में फुल टाइम लगते हैं, बट आई विल से इफ़ नॉट मोर, इट्स इक्वली टफ। So does OnCare also provide some kind of support groups or support system or some kind of therapies to patients or caregivers? फॉर नाउ वी मेक पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मान लो किसी ने कोई एक जर्नी देखी है, कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे किसी से बात करना है, तो हम जिसकी सिमिलर जर्नी रही हो, हम आपस में कनेक्ट करके वो बनाते हैं। विथ ड्यू टाइम विल बिल्ड दैट फोरम जहाँ ये लोग आपस में एक बार मतलब एक साथ इकट्ठा होकर बात That's कर good सकें। enough because मुझे लगता है, मुझे as a survivor also I get a lot of these messages from women who are currently struggling from with breast cancer, या उनको ट्रीटमेंट कोर्स बताया गया, या कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं और बहुत डर लग रहा है। तो उनसे भी मैं बात करती हूँ। आई टेल देम माई ओन एक्सपीरियंस एंड आई टेल देम दैट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जो है वो है, Correct. और आगे जो आपको करना है उस पर आपको फोकस करना है। इफ़ योर डॉक्टर इज़ गुड, इफ़ योर सपोर्ट सिस्टम इज़ गुड, दे शुड नॉट बी एनीथिंग टू वरी अबाउट। तो मुझे बताइए, ऑन केयर कैंसर सेंटर्स के लिए व्हाट इज़ नेक्स्ट? व्हाट इज़ नेक्स्ट इज़ जो चीज़ आज हम केवल दिल्ली और बैंगलोर में कर पा रहे हैं, सेम इसी कंपैशन के साथ यही ट्रीटमेंट इंडिया के टॉप 30 सिटीज़ में लेके जाना। आज के दिन में हमारे 8 सेंटर हैं, इसको करीब अगले 5 साल में 100 सेंटर तक पहुंचाना। नंबर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस कंपैशन से हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो उस परिवार को, उस केयर गिवर को हम कंफर्ट दे पा रहे हैं, इस चीज़ को और लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों को हमने ट्रीट किया है, उनका एक्सपीरियंस, उनका फीडबैक इतना अच्छा आया है कि हमें लगता है कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसको जितना जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ा पाएँ। तो 5 साल में 100 सेंटर के करीब खोल के इसको 30
शहरों में उपलब्ध करवाना। And you want to continue this as it is, not have independent centers. तो वो जैसे अगर हम टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में जाते हैं, कहीं हमें दिखा कि वहाँ पे हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, या मतलब वो सप्लाई इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वो उसका फाइनेंशियली जो बेस्ट वायबल तरीका होगा उस तरीके से खोल लेंगे। कल को खुद का एक डालना पड़ा तो डाल लेंगे, बट जो मेन चीज़ है एफोर्डेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, Yeah. दिस हैज़ टू कंटिन्यू एज इट इज़। तो ये जो आपकी जर्नी है, इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आप मतलब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है आपको? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मतलब टीम के लिए तो रहता है कि किसी का अगर हमें दिख रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं है किसी भी फैमिली के पास या उनके लव्ड वन के पास, तो वो बताना सबसे मुश्किल काम लगता है। एंड हम चाहते हैं कि हमेशा हम ऐसे ही रहें, बिकॉज दैट कीप्स द इमोशन इनसाइड द ट्रीटमेंट अलाइव। वी नेवर वांट टू ओवरकम दिस चैलेंज, बिकॉज कई बार आप इसको ओवरकम कर लेते हो ना, तो आप मशीन की तरह ऑपरेट करने लग जाते हो। वी डोंट वांट दैट। इट इज़ अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, बताना, उनको गाइड करना, बट आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स अस रूटेड ऑल्सो। क्योंकि आप समझ लो बाकी चीज़ें तो आप मैनेज कर सकते हो, पर किसी के पास इतना टाइम मतलब वो है, वो बताना उससे मुश्किल कुछ नहीं होता है। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो क्या चीज़ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस होते हैं? जैसे अभी हम आगे, जैसे अभी पहले हमने डॉक्टर की बात करी थी कि मेट्रो में जब तक हमें डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, जैसे हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है वो तो इंडिया की प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स की कमी है। तो वो प्रॉब्लम हमें भी आएगी जो हमें फेस करना होगा। तो ऑन्कोलॉजिस्ट इज़ वन, मतलब द मेन चैलेंज। फॉर नाउ वी डोंट हैव, बट आगे वो दिक्कत आएगी। एंड टेल मी कि अगर इंडिया को देखा जाए एज टेक्निकली savvy, तो टेक्नोलॉजिकली इज इट एट पार विद ग्लोबल कैंसर ट्रीटमेंट्स? So, in terms of medicine or the options available, it is at par. And in terms of say इसको इलाज को देने का खर्चा, उसमें तुम काफ़ी आगे हैं। जो Okay. चीज़ बाहर 100 रुपये की होती है, वो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो 100 रुपये की होती है, यहाँ पे 10-20 रुपये में हो जाती है। कई बार लोग wow. बाहर से यहाँ ट्रैवल करते हैं इलाज करवाने के लिए। And what about screening like PET scan machines and all these other chemotherapy? तो कीमत, जैसे दवाइयों में तो सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अब जो पेट स्कैन आपने एक राइटली पॉइंट आउट किया कि ये ना अभी भी अर्बन सेंटर्स में क्लस्टर्ड हैं। इसका एक आपको मैं डेटा बताऊंगा कि रूरल एरिया में रहने वालों में लेट स्टेज डायग्नोसिस 56-57% है, अर्बन में 45% है लेट स्टेज। सिंपली क्योंकि वहाँ पे स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के ऑप्शन नहीं हैं, तो लोग उसको डिले करते जाते हैं। तो उसमें तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है कि हम रूरल में जाके इसको अगर हम सॉल्व कर पाएँ तो। एक क्विक रैपिड फायर करूंगी आपके साथ। श्योर। What symptoms should never be ignored? एनी लंप इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विच हैज़ प्रोलॉन्ग्ड, माउथ में अगर कोई भी अनहीलिंग अल्सर है, एंड अनदर मेजर इज़ अ रैपिड वेट लॉस विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो दीज आर द ब्रॉडर सिम्टम्स। उसके अलावा कोई भी परसिस्टेंट पेन और समथिंग, शो इट टू अ डॉक्टर। Which cancers are rising fastest in young Indians? The fastest rising is breast cancer in female in India. Like in India, the median age for breast cancer is now 48, which outside is 60 plus. Why are younger women getting breast cancer? दो चीज़ें हैं। Part of it is screening, more screening, but the larger part is the change in lifestyle is what is leading to it. And which cancers are completely preventable? There's nothing called completely preventable. Mostly preventable is cervical cancer. Like some of the countries like UK and all, they have eradicated 90% by HPV vaccination. And how important is screening? Screening is like life and death. A stage 1 cancer patient, the chances of survival are very high, and same decreases drastically in stage 4. And what age should one start screening? The right person to actually guide is talk to your doctor, but the broader guidelines available is for a female, say for like cervical screening 30 to 40 के age में, mammogram 40 से 45 के age में, for male 50 के around prostate में, but again talk to your doctor basis your symptom and family history. And how often should women do breast self-exams? Self-examination probably every month or two after say 30-35 का age. What lifestyle changes actually reduce cancer risk? So one of the most relatable cancers like tobacco का सबसे direct correlation है. So tobacco definitely is right at the top, and then like the food habits, because that is one of the reason say breast cancer or some other cancers are getting predominant. Okay. मैं क्या मदद कर सकती हूँ? आप
मतलब आपकी जो जर्नी है आप उसके बारे में अगर थोड़ा मतलब बताएंगे कि स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया कि लोग जर्नी से इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, तो आपकी जर्नी क्या रही, व्हाट केप्ट यू गोइंग? अगर आप एक बार ये बताएं सो दैट सुनने वाले अपना अपना खुद वो ढूंढ लेंगे, बट आपसे सुन के इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाउ टू प्रॉब्ली अप्रोच। आप अपनी जर्नी थोड़ा सा कि व्हाट केप्ट यू गोइंग। सो आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि इट्स गोना साउंड अ लिटिल वियर्ड, लिटिल ऑड, बट मुझे लगता है मेरी लाइफ में जो कैंसर आया वो एक ब्लेसिंग की तरह आया, बिकॉज इट काइंड ऑफ वोक मी अप फ्रॉम अ स्लम्बर। एक लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, मेरा लाइफस्टाइल इस तरह से ख़राब नहीं था कि खाना पीना ख़राब है या लेट नाइट्स बहुत होती हैं या समथिंग लाइक दैट, बट इस तरह से ख़राब था कि आई वॉज टू मच इन टू माई वर्क and there was no personal time. There was no time to breathe. And I was enjoying it too much. And the stress levels were too high because of that. I was always on a treadmill. So जब cancer मेरी life में आया तो I had to, मतलब I was forced to take a sabbatical. And it was kind of like waking up from this sleep that I'm not living my life. ये ज़िंदगी नहीं जी रही हूँ मैं, ये तो मैं कर ही जा रही हूँ बस। तो अब मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो गई है, एंड आई वांट एवरीवन टू नो दैट आफ्टर कैंसर आई फील माई क्वालिटी ऑफ लाइफ इज सो मच बेटर बिकॉज आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, I prioritize my health, I prioritize food, my sleep, and I prioritize my days off as much as I prioritize my work. तो वो जो घोड़े पे मैं सवार थी अब मैं वो नहीं हूँ, और मैंने अपने कैंसर को उस तरह से अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यूज़ किया। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, आई कम्प्लीटली गेव माई सेल्फ टू माई डॉक्टर्स। जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि एक, क्या बोला था आपने, पैनल, ट्यूमर बोर्ड जो है, मैंने अपने आप को सौंप दिया था कि इन लोगों को मैंने चूज़ किया है, नाउ आई हैव टू पुट माई सेल्फ इन देयर हैंड्स एंड ट्रस्ट व्हाट दे टेल मी। और थोड़ा सा मैंने उन्हें साइक भी कर दिया था कि मुझे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए और मुझे स्कारिंग नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो दे वर लिटिल केयरफुल बिकॉज आई हैड told them my concerns, and as the professionals they did their best to address my concerns, of course after prioritizing my health and actually taking out the cancer. Uske baad I'm very happy with the treatment, I'm very happy with the way everything went, and I thank God every day for the life that I'm living and for the immense strength that I have today, physically as well as emotionally and mentally. Also I think I found my purpose to talk to people like you and to educate my audience about everything that I have learned in this journey. So I think I'm going to end this session on that note. Thank you so much, Deepak, for coming here, for doing what you're doing with On Care Cancer Centers, and I wish you guys all the best. अगर मैं कभी कुछ कर सकती हूँ हेल्प तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। Anything else you want to say in the end? So what you said is what we have seen in a lot of our patient. जो आदमी ये जंग जीत लेता है ना, वो थोड़ा और लाइफ को लेके और ग्रेटफुल हो जाता है, उसको लाइफ को देख के नज़रिया बदल जाता है, एंड आई फील दे बिकम बेटर पर्सन। वो थोड़ा रब ऑफ हम पे भी होता है, एंड दैट्स हाउ वी ऑल्सो ट्राई टू लिव बीइंग अ प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, कि हम भी थोड़ा और बेटर इंसान की तरह जिए। बट हैट्स ऑफ टू यू, hats off to all those who are out there who are battling this, who are championing this difficult disease and coming out stronger on the other side. And hats off to you also that you are actually a very important and integral part of their journeys. So once again, thank you so much. Guys, you please leave your thoughts in the comments below and give this video a like. Share it with as many people as you can. You don't know who needs it, where. Just keep sharing it. Don't forget to subscribe to the channel. You're watching Candid Confessions with Chavi. This is both of us signing out. Love and peace from us to you. Thank you.